दोस्तों, क्या आप नियर बाय फ्यूचर कनाडा मूव होने वाले हो या फिर आप कनाडा कैसे आ सकते हैं और कनाडा आकर फिर वहाँ पर कैसी कैसी सिस्टम होती है उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ ये बताऊंगा कि कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम होती है वो किस तरह से काम करती है। आप लोगों ने काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, तो सबके जो रिस्पॉन्स होते हैं अबाउट हेल्थ केयर इन कनाडा, तो वो मिक्स रिस्पॉन्स होते हैं। किसी का जो एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा अच्छा होता है, किसी का बहुत बुरा होता है। तो आप लोगों को भी ये कन्फ्यूज़न होती होगी कि कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम है वो वाकई में कैसा है, अच्छा है या फिर बुरा है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में विदाउट एनी बायस कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम कैसे काम करता है सिर्फ उसके बारे में बताऊंगा। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं जो कि मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं कि लाइफ इन कनाडा या फिर इमिग्रेट टू कनाडा। तो जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उसको मैं 1-to-1 कंसल्टेशन से कवर करता हूँ। तो आप मुझसे 1-to-1 पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी रियल कैनेडियन लाइफ के ऊपर या फिर मेरे फेसबुक पेज रियल कैनेडियन लाइफ के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे हम ये कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं हूं आपका दोस्त अनिकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रियल कैनेडियन लाइफ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम है वो फ्री होता है। तो फ्री होता है तो उसमें कौन कौन से बेनिफिट्स कवर होते हैं, क्या चीज़ होती है वो उसमें कवर नहीं होती है, कौन सी चीज़ों के लिए आपको पेमेंट करना रहेगा और क्या क्या वेटिंग टाइम होता है, ये सारा का सारा आपको इस वीडियो के एंड तक जरूर देखने को मिल जाएगा। तो कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम किन लोगों के लिए फ्री है? तो एज पर कैनेडियन गवर्नमेंट रूल, जो कैनेडियन सिटीजन है या फिर कैनेडियन पीआर होल्डर है, सिर्फ उन्हीं के लिए ये हेल्थ केयर सर्विसेज होती है वो फ्री होती है। और उसके लिए भी आपको हेल्थ कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप न्यू इमिग्रेंट होते हैं तो आपका हेल्थ कार्ड होता है वो 1 से लेकर 3 महीने के बीच में आ जाता है। और यदि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, कनाडा स्टडी करने के लिए आए हो, तो फिर आपको ये हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपका जो भी हेल्थ कार्ड का जो भी कवरेज होता है वो कवर करने के लिए आपको कोई प्राइवेट इंश्योरेंस परचेस करना रहेगा। और जब तक आप कनाडा में होते हो तब तक उसको हर साल आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। तो ये जो कैनेडियन हेल्थ केयर सर्विसेज है फ्री है, ये सिर्फ और सिर्फ पीआर होल्डर और कैनेडियन सिटीजन्स के लिए ही होती है। अब ये फ्री है तो उसमें क्या क्या चीज़ कवर होती है? तो इसमें आपका डॉक्टर का कंसल्टेशन होता है। उसके अलावा अगर आपको कोई रिफ़र किया जाता है सुपर स्पेशलिस्ट के पास, तो जो भी डॉक्टर का कंसल्टेशन होता है उसको आप दिखाते हो, फॉलोअप के लिए जाते हो, तो जो भी वो चार्जेस होते हैं वो टोटली फ्री होते हैं। आपको कुछ भी पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके अलावा जो भी ब्लड टेस्ट होते हैं, मेडिकल इमेजिंग सर्विसेज होती है लाइक एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ऐसे जो भी आप डायग्नोसिस करवाते हैं तो वो भी टोटली फ्री होता है। तो इसमें आपको कुछ भी पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब जब मेडिसिन की बात करते हैं तो मेडिसिन होती है वो फ्री नहीं होती है, आपको अपने पॉकेट से पे करना होता है। अगर आप अपनी पॉकेट से पे नहीं करते हो या फिर अगर आपके पास ऐसा प्रोविज़न है कि आप जहाँ पर काम कर रहे होते हो वहाँ से आपको वर्क इंश्योरेंस मिला हुआ होता है, तो वो आपकी मेडिसिन की कुछ 80 या फिर 90% अमाउंट होती है उसको कवर करते हैं। और उसका भी ऐसा नहीं होता है कि वो इंश्योरेंस होता है वो फ्री होता है। उसके लिए भी आपको कुछ जो अमाउंट होती है वो आपको खुद पे करनी पड़ेगी और बाकी की जो हाफ अमाउंट होती है वो आपके एम्प्लॉयर उसमें ऐड करेंगे। अगर मैं मेरे एग्जांपल से आपको बताऊं तो जब मैं काम करता था वहाँ पर जो मेरा वर्क इंश्योरेंस चल रहा था वो 2 लोगों के लिए हर महीने $150 उसमें से मेरे कटते थे। $150 मैं पे कर रहा था और बाकी के $150 मेरे एम्प्लॉयर यानी कि मेरी कंपनी पे कर रही थी। तो टोटल ये जो कॉस्ट होता है ये ऑलमोस्ट $300 पर मंथ होता है। अगर आपको कोई परमानेंट या फिर क्रोनिक मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई पैरामेडिकल सर्विसेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर आप चाहे तो ये जो बेनिफिट्स आपको अपने एम्प्लॉयर से मिलते हैं उसको आप स्किप कर सकते हो और ये जो अमाउंट होती है ये उसको आप सेव कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कनाडा में हेल्थ केयर सिस्टम तो फ्री होती है, तो डॉक्टर को मिलना होता है, डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है, तो कैसी प्रोसेस होती है? तो जैसे कि आप नए नए कनाडा में आते हैं, आपका हेल्थ कार्ड आने में 1 से लेकर 3 महीने का टाइम लगता है। और एक बार आपके पास हेल्थ कार्ड आ जाए उसके बाद फिर आपको प्रोसेस ये करनी होती है कि आपको एक फैमिली फिजिशियन बनाना होता है।
तो जो भी फैमिलीज कनाडा में होती है, जो भी लोग होते हैं, उनका अपना एक फैमिली डॉक्टर होता है। तो फैमिली फिजिशियन बनाने के लिए आप जो भी सिटी में रहते हो वहाँ का आपको डॉक्टर लिस्ट चेक करना होगा। वहाँ की हेल्थ केयर की वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल्स होती है। उसमें भी आपको ये चेक करना होगा कि कौन से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो नए पेशेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे डॉक्टर्स होते हैं वो नए पेशेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जो लोगों के पास एक्स्ट्रा स्पेस पड़ी है, जिसके पास कम पेशेंट है, वो लोग आपको अलाउ करेंगे और उनको फिर आप अपॉइंटमेंट बुक करके आप पहली बार कंसल्ट करवाने जाओगे। उसके बाद फिर वो आपका एज अ फैमिली डॉक्टर वो अपॉइंट हो जाएगा। जब पहली बार वहाँ पर जाते हैं तो आपका जो भी ब्लड रिपोर्ट्स होते हैं, आपकी पुरानी हिस्ट्री होती है, आप कौन सी क्रोनिक मेडिसिन ले चुके हो, ले रहे हो, आपकी कोई सर्जरी हुई है कि नहीं हुई, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो डॉक्टर्स वहाँ पर आपके जो भी वेब पोर्टल होते हैं उसमें सारी की सारी एंटर कर देते हैं। उसके बाद जब भी आप फॉलोअप के लिए जाते हैं, अगर आपको कोई डॉक्टर ब्लड टेस्ट वगैरह रिकमेंड करते हैं तो आपका जो भी ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट्स वगैरह होगा वो भी आपके वेब पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाएगा। तो जब आप फॉलोअप के लिए जाओगे तब डॉक्टर आपके सारे रिपोर्ट्स चेक कर पाएगा और बता पाएगा कि आपको कौन कौन सी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। तो वो प्रिस्क्रिप्शन फिर वो आपको आइदर 2 वेज होते हैं। तो वो प्रिस्क्रिप्शन अगर आपको चाहे तो आपको हाथ में भी दे सकते हैं, तो आप कोई भी फार्मेसी में से जाकर वो मेडिसिन आप परचेस कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो फार्मेसी से आप मेडिसिन परचेस करते हो वहाँ पर वो डायरेक्टली फैक्स कर देंगे। तो उस फार्मेसी में आप फ़ोन करके ये बता दोगे कि मैं इतने टाइम पर मेडिसिन मेरी कलेक्ट करने के लिए आ जाऊँगा। तो आपका जो भी ड्रग होगी, आपकी मेडिसिन होगी, वो वहाँ पर डिस्पैच होकर वहाँ पर रखी होगी। तो आपको सिर्फ वहाँ पर जाकर पिकअप करना होगा। अब इसमें आता है थोड़ा ट्विस्ट, क्योंकि हर एक जो फैमिली फिजिशियन होता है ये गवर्नमेंट ही होता है ऐसा नहीं होता है। ये फैमिली फिजिशियंस प्राइवेट भी होते हैं, लेकिन प्राइवेट में थोड़ा जो उनका चार्जेस सिस्टम होती है वो डिफरेंट होती है। क्योंकि प्राइवेट डॉक्टर होते हैं उनके पास सिस्टम ऐसी होती है कि वो जितने ज़्यादा पेशेंट देखेंगे उतना ही ज़्यादा वो अमाउंट गवर्नमेंट को चार्ज करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी फीस डिसाइड की होती है कि पर पेशेंट कितनी फीस डॉक्टर को पे की जाएगी, तो उसके हिसाब से डॉक्टर को उसका पेमेंट मिल जाता है। दूसरे जो डॉक्टर होते हैं गवर्नमेंट, वो सिर्फ उसका जो नंबर होता है वो फिक्स किया होता है, ताकि वो सिर्फ दिन में 15 या 20 पेशेंट चेक करते हैं। तो ऐसे डॉक्टर को दिखाने के लिए आपको जो वेटिंग टाइम होगा वो काफ़ी लंबा होता है। इसमें भी बात आती है कि जो भी फैमिली फिजिशियंस होते हैं वो ज़्यादातर तो प्राइवेट होते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा पेशेंट वो देखेंगे उतना ही उसको गवर्नमेंट की ओर से ज़्यादा चार्जेस मिलेंगे। अब जो सुपर स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, लाइक कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, ऐसे जो भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, अगर आपको उनको दिखाने जाना है तो आपका फैमिली फिजिशियन जब आपको रेफरल लेटर बनाकर देगा तब जाकर आप उनके पास जाकर कंसल्ट कर पाओगे। तो ये सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनके पास जो भी पेशेंट आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेफरल करके ही आते हैं। तो उन लोगों को ये कोई फ़ायदा नहीं है कि वो अपना कोई प्राइवेट क्लिनिक बनाए। तो जो भी सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर तो गवर्नमेंट के पेरोल के ऊपर ही काम करते हैं और उनके भी डेली लिमिट होती है कि मैक्स टू मैक्स 15 से 20 पेशेंट को ही वो देखेंगे। तो जब भी आपको रेफर लेटर भेजा जाता है या फिर आप कोई सुपर स्पेशलिस्ट को रिफ़र किए जाते हैं, तब आपको जो भी वेटिंग टाइम होता है वो ऑलमोस्ट 1 से लेकर 2 महीने का आता है। और अब इसमें ऐसा होता है कि आपको कोई रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे दिखाना है कार्डियोलॉजिस्ट को, तो आपका एक रेफरल लेटर बनाकर फिर वहाँ पर एक पोस्ट किया जाता है जो भी डॉक्टरों की सिस्टम होती है वहाँ पर। तो जो भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास पेशेंट कम होंगे या फिर उसके पास नए पेशेंट लेने के लिए स्पेस अवेलेबल होगी, वो देखेंगे और फिर वो आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको फिर अपॉइंटमेंट बुक करके वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जब आप कंसल्ट करवाने जाओगे तो ऑलमोस्ट 2 महीने का जो टाइम है ये लग सकता है। और मैं ये बात स्टैंडर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने से कम तो सुपर स्पेशलिस्ट को आप कंसल्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आपको डायरेक्टली कोई सुपर स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करने जाना है तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकते। उसके लिए आपके फैमिली फिजिशियंस का रेफरल लेटर है वो मस्ट है। अगर आप डायरेक्टली चले जाते हैं कंसल्ट करवाने के लिए तो फिर आपको उसकी डॉक्टर की जो कंसल्टिंग फ़ी होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो इतना वेटिंग टाइम लगता है तो आपको लगेगा कि अगर किसी को कोई इमरजेंसी हो गई तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो देखिए, इमरजेंसी के लिए स्पेशली इमरजेंसी हॉस्पिटल्स होते हैं
वहाँ पर डायरेक्टली जाना होता है, आपको अपना हेल्थ कार्ड नंबर वगैरह देना होता है। उसके बाद आपकी जो भी इमरजेंसी होती है उसको डिवाइड किया जाता है एज पर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। अगर फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या ऐसी कुछ अर्जेंट बीमारी है जिसके लिए डायरेक्टली सर्जरीज वगैरह करनी पड़ेगी, तो उस केस में जो भी सर्जरीज होगी वो एट अ टाइम हो जाएगी और बहुत ही फास्ट होगी और उसके लिए भी आपको कुछ भी पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब बात होती है कि माइनर इमरजेंसीज, किसी के हाथ पैर में ज़्यादा मोच आ गई या कुछ माइनर फ्रैक्चर हो गया है, तो उन केस में आपकी जो भी इमरजेंसी होगी वो थोड़ा उसको टाइम दिया जाएगा। तो उसमें ये भी हो सकता है कि आपकी सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, तो फिर वो लोग 4 से 5 दिन का और टाइम लेंगे और जब सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो नंबर आते आते ऑलमोस्ट 1 से लेकर 2 वीक का टाइम लग सकता है। तो जो माइनर इमरजेंसीज होती है उसके लिए ये थोड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। और जिन लोगों की सिचुएशन होती है वो इमरजेंसी में नहीं आती, फॉर एग्जांपल किसी को नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, ऐसी कुछ छोटी मोटी सर्जरीज वगैरह करवानी है, तो उसके लिए जो टाइमिंग होता है, वेटिंग टाइम, वो ऑलमोस्ट 6 महीने से लेकर 2 साल तक आ जाता है। तो ये जो वेटिंग टाइम होता है ये काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी सारे लोग जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो मैं पर्सनली कुछ ऐसे वहाँ के जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं उनको जानता हूँ जो कि अपनी इमरजेंसी या फिर सर्जरीज वगैरह करवाने के लिए इंडिया आए थे और फिर इंडिया से फिर उन्होंने 1 या 2 वीक में फटाफट उनकी जो सर्जरीज वगैरह थी वो सारी कवर हो गई। तो ऐसी कुछ सिचुएशन होती है तब काफ़ी सारे लोग दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं। अब बात आती है कि हॉस्पिटल्स, तो जैसे हॉस्पिटल में किसी को एडमिट करना पड़ गया और लॉन्ग टाइम के लिए एडमिट करते हैं, तो वहाँ पर जो भी मेडिसिन देनी होती है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और सारी की सारी मेडिसिन है वो हॉस्पिटल खुद प्रोवाइड करता है। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी मेडिसिन खरीदनी है तो आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा, लेकिन जब आप हॉस्पिटल में होते हो तब सारी की सारी मेडिसिन आपको प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है। तो वो लोग क्या करेंगे कि आपकी जो भी वेब पोर्टल होगा उस सिस्टम में जाकर देखेंगे कि आपको कौन कौन सी क्रोनिक मेडिसिन चल रही है, कौन से सप्लीमेंट्स, विटामिन्स आप ले रहे हो, तो वो सब चेक करेंगे और उसके बाद सारी मेडिसिन आपको हॉस्पिटल से ही प्रोवाइड की जाएगी। अगर और रिक्वायरमेंट हो और आपका डेटा नहीं मिल रहा है तो फिर आपकी जो भी पुरानी फार्मेसी वगैरह होगी वो वहाँ पर कॉन्टेक्ट करेंगे और आपकी जो भी रेगुलर मेडिसिन है वो चेक करेंगे और फिर उसको आपके जो भी रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन होते हैं उसमें ऐड कर देंगे। हॉस्पिटल्स फ्री होती है, सर्जरीज वगैरह फ्री होती है, डॉक्टर कंसल्टेशन, मेडिकल इमेजिंग वगैरह फ्री होते हैं। जो मेडिसिन आप परचेज करते हैं वो फ्री नहीं होती है। और उसके अलावा जो भी पैरामेडिकल सर्विसेज है, लाइक आपको कोई डेंटिस्ट को दिखाना है, फिजियोथेरापिस्ट को कंसल्ट करना है, काइरोप्रैक्टर या फिर मसाज थेरापिस्ट के पास जाना है, तो ये सारी सर्विसेज होती है वो प्राइवेट होती है और ये पेड बेसिस के ऊपर होती है। उसमें भी सर्टेन अमाउंट आपकी जो होती है वो आपका वर्क इंश्योरेंस पे करता है, नहीं तो आपको ये जो सर्विसेज होती है उसके लिए पर आवर या फिर पर कंसल्टेशन अप्रोक्सीमेट $100 के आसपास जो चार्जेस होते हैं वो पे करने होते हैं। अब कुछ मेडिसिन होती है, हेल्थ केयर मेडिसिन, जो सप्लीमेंट्स होते हैं, लाइक विटामिन हो गए, मल्टीविटामिन टेबलेट्स है, कोई विटामिन सी, विटामिन बी ऐसी कोई टेबलेट ले रहा है, कैल्शियम वगैरह हेल्थ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो ये सारी मेडिसिन होती है उसको ओवर द काउंटर यानी कि OTC बोलते हैं। तो OTC जो मेडिसिन होती है ये टोटली वॉलंटियरली पेशेंट्स लेते हैं, तो डॉक्टर भी ऐसे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते और अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब भी किया है तब भी वो चार्जेस होते हैं वो इंश्योरेंस से कवर नहीं होते हैं। ये सप्लीमेंट्स के लिए आपको पे बाय पॉकेट ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो गई टोटली जो हेल्थ केयर सिस्टम इन कनाडा होती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक शेयर करी है। अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ मैं भूल गया हूँ या फिर कोई ऐसा पॉइंट्स है जिसके बारे में स्पेसिफिकली आप मुझे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।